चक्रवात दितवा। ये नाम शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन इसने तमिलनाडु में जो तबाही मचाई वो वाकई हैरान करने वाली थी। और ये किसी आम चक्रवात की कहानी बिल्कुल नहीं है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक तूफान जिससे ऑफिशियली कमजोर बता दिया गया, वो इतनी बड़ी बाढ़ कैसे ला सकता है? तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और इस अजीब सी बात को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक तरह के धोखे से, जहां कागज पर तूफान की ताकत कुछ और थी और जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। तो हुआ ये कि नवंबर 2025 के आखिर में एक मौसम प्रणाली, जिसे अब चक्रवात भी नहीं माना जा रहा था, उसने चेन्नई और आसपास के इलाकों को पानी पानी कर दिया। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज परत दर परत खोलेंगे। अब इस पूरी तबाही को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और चक्रवात तितवा के सफर को देखना होगा कि ये बना कैसे और कहां तक पहुंचा। तो देखिए, 26 नवंबर को ये बंगाल की खाड़ी में बना। 28 नवंबर तक तो ये काफी ताकतवर हो गया और तट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गेम चेंजर था 30 नवंबर का दिन, जब जमीन पर आने से ठीक पहले इसे ऑफिशियली डाउनग्रेड कर दिया गया। तो ये गहरा अवदाब या डीप डिप्रेशन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो स्टेज है जब तूफान चक्रवात तो नहीं रहता, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उसके अंदर नमी और बारिश करने की ताकत लगभग उतनी ही रहती है। और असल में सारा खतरा यहीं छिपा था। और यही सबसे क्रूशियल बात थी। नाम भले ही बदल गया, चक्रवात का टैग हट गया, लेकिन उसके जो बारिश वाले बादल थे वो जबरदस्त पावरफुल बने रहे और तमिलनाडु के तट पर ही मंडराते रहे, लगातार बरसते रहे। अब देखते हैं कि इस लगातार होती बारिश का नतीजा क्या हुआ। कैसे इसने लोगों की जिंदगी, उनके घर और उनकी खेती बाड़ी पर असर डाला। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में कम से कम 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस घटना की मानवीय कीमत को दिखाता है। अब इस टेबल को देखिए, ये इस पूरी कहानी का सार है। एक तरफ ऑफिशियल स्टेटस था कमजोर, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, भयानक बाढ़ और जिंदगी पूरी तरह ठप। ये जो फर्क है ना, यही सबसे बड़ी चेतावनी है। आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? सड़कें तो समझिए नदियां बन गईं, ट्रैफिक, बसें, सब कुछ रुक गया। कई लोगों के घर और झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। मतलब डेली लाइफ मानो थम सी गई थी। खेती किसानी पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ा। एक मिसाल देखिए, मयिलादुथुराई जिले की। वहां केले के पूरे बागान पानी के साथ बह गए। सोचिए उन किसानों पर क्या बीती होगी। और ये तबाही किसी एक शहर तक नहीं रुकी। चेन्नई हो, तिरुवल्लुर हो, कांचीपुरम या फिर मयिलादुथुराई, कई जिले इसकी चपेट में थे और हर जगह असर अलग अलग था, जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी आपदा के बाद सरकार और प्रशासन ने क्या किया? अब जरा राहत और बचाव के कामों पर नजर डालते हैं। तो रिस्पांस एकदम सिस्टमैटिक था। सबसे पहले मौसम विभाग यानी IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। फिर एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। NDRF और SDRF की टीमों को एक्टिवेट किया गया और साथ ही सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए नुकसान का सर्वे भी शुरू कर दिया। ग्राउंड पर भी टीमें तुरंत काम में जुट गईं। जो लोग बाढ़ में फंसे थे उनके लिए रिलीफ कैंप बनाए गए। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फसलों के नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गए। चलिए, अब इस पूरी घटना के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। वो है इससे मिला सबक, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। ये बात बिल्कुल सही है। चक्रवात दितवा ने यह साफ साफ दिखा दिया कि भले ही कोई तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन बन जाए, लेकिन उसके बचे खुचे हिस्से भी भारी बारिश, बाढ़ और बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि किसी साइक्लोन का खतरा तब खत्म नहीं होता जब उसका नाम या उसकी कैटेगरी बदल दी जाती है। असली खतरा उसके नाम में नहीं, उसकी बारिश में होता है। ये पूरी घटना हमें एक ही बात याद दिलाती है, तैयारी। आपदा से निपटने की तैयारी कितनी जरूरी है। सही समय पर मौसम की चेतावनी पर ध्यान देना, एक अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, लोगों में जागरूकता, यही सब चीजें हैं जो हमें ऐसे खतरों से बचा सकती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है, अगली आपदा के लिए हम कितने तैयार हैं? क्या हमारे शहर, हमारे सिस्टम्स इस तरह के किसी अचानक आए खतरे का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।